दोस्तों, राजनारायण पंडित पीजी कॉलेज बेलूर इलाहाबाद द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस के तहत आज दिनांक 8/5/2020 को भी अनवरत कार्यरत है। दोस्तों, कल शिक्षा के अर्थ तथा शिक्षा के कार्य में व्यक्तिगत संबंधी कार्य बताया जा चुका है। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। छात्रों, आज हम समाज संबंधी कार्य बताएंगे। समाज संबंधी कार्य में पहला कार्य है सामाजिक नियमों का ज्ञान। प्रत्येक समाज में अपने अपने वेशभूषा होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, खान पान होती हैं, संस्कृति सभ्यताएं होती हैं। उनका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए और कालांतर में जो रीति रिवाज, जो सभ्यता, जो कुरीतियाँ व्यक्ति के मार्ग में बाधक हों, उसे दूर भी करके नवीन प्रयास किए जाने चाहिए। अगला है प्राचीन साहित्यों का ज्ञान। शिक्षा के कार्य में तीसरा है कुरीतियों के आवरण में सहायक। अगला सामाजिक भावना का विकास। अगला है सामाजिक उन्नति में सहायक। अगला है धर्मों के विषय में ज्ञान। अगला है उदार दृष्टिकोण, जिसमें हम पहला सामाजिक नियमों के ज्ञान में आपको बताए हैं कि प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग नियम होते हैं, अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने अलग अलग जीवन शैलियाँ होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समाज के रहने वाले से एक भाईचारे, प्रेम, सौहार्द, मैत्रीपूर्ण व्यवहार किए जाने चाहिए तथा उन नियमों को भी पालन किए जाने चाहिए जो व्यक्ति के साथ साथ समाज के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के न वो तो एक पल जीवित रह सकता है, न कोई कार्य को संपादित कर सकता है। समाज के बिना वही व्यक्ति जीवित रह सकते हैं, देव या दानव, ऐसा सुकरात ने कहा था। अगला, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान के विषय में जानकारी रखनी चाहिए और आने वाले पीढ़ियों को उससे अवगत भी कराना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगला, समाज संबंधी कार्य में प्राचीन साहित्यों का ज्ञान। मित्रों, समाज संबंधी कार्य में प्राचीन साहित्यों का भी ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन साहित्य भूतकालीन क्रियाकलापों से हमें वर्तमान तथा आने वाले भविष्य के परिप्रेक्ष्य में नई ऊर्जा, नए रास्ते, नए कीर्तिमान स्थापित करने में मदद करती है। अगला है कुरीतियों के अनावरण में सहायक। शिक्षा जो है समाज में फैली कुरीतियाँ को निवारण में सहायक होती हैं, क्योंकि जो समाज जितना सभ्य, जितना आदर्श होगा, वहाँ के नागरिक भी उतना सभ्य, उतना आदर्श होंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तुएं व्यक्ति के लिए ही बनी होती हैं। अगर व्यक्ति के मार्ग में वे बाधक हों, व्यक्ति को कष्ट देते हों, ऐसे कुरीतियों को दूर किया जाना चाहिए। अगला सामाजिक भावना का विकास। प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक भावना का विकास होना चाहिए। सभी में आपसी प्रेम, भाईचारे, सद्भावना, त्याग, समर्पण, सहयोग आदि का भावना होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज के बिना न एक पल जीवित रह सकता है, न कोई कार्य का संपादन कर सकता है। अगला है सामाजिक उन्नति में सहायक। शिक्षा जो है समाज के उन्नति में सहायक होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार समाज में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें, जिससे वे अपनी जगह रहकर समाज तथा राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अगला है धर्मों के विषय में ज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, जैसे अपने धर्म के विषय में प्रेम रखते हैं, सहयोग रखते हैं तथा उनका आदर करते हैं, अपने धर्मों के साथ प्रेम, सहयोग तथा आदर के साथ साथ दूसरों के धर्मों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है
तो धार्मिक व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। अगला है उदार दृष्टिकोण। समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्थाएं हैं। समय परिस्थितियों के सापेक्ष में हर जगह कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण उदार रखना चाहिए। इसके बाद छात्रों, राष्ट्र संबंधी कार्य में पहला है भावनात्मक एकता का विकास, दूसरा है कुशल नागरिक, तीसरा है राष्ट्रीय विकास, चौथा है राष्ट्रीय एकता, पांचवा है सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, छठवां है राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, सातवां है राष्ट्रीय अनुशासन और आठवां है अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंध शिक्षा के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। हर एक दूसरे में भाईचारे की भावना का विकास किया जाना चाहिए। अगला है कुशल नागरिक का विकास। प्रत्येक समाज अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय जैसी छोटी संस्था का निर्माण करता है और उम्मीद करता है कि यहाँ के भी जो उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट होंगे, अपनी योग्यता, क्षमता और दक्षता के साथ समाज के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए प्रत्येक समाज ये चाहता है कि हमारे नागरिक कुशल हों, आदर्श हों तथा अपने कर्तव्यों का भली भांति प्रयोग करना जानते हैं। इसके बाद मित्रों, राष्ट्रीय विकास। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है व्यक्तिगत हितों को न ध्यान देकर राष्ट्रीय हितों को प्रथम प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तभी हम आप हैं। शिक्षा का यह पुनीत कार्य है कि राष्ट्रीय विकास में अपने अवयवों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी कटिबद्धता को सुनिश्चित करता है। अगला है राष्ट्रीय एकता। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में निश्चित संप्रभुता, निश्चित भूभाग आदि आते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति में मनोभाव रूप में राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। शिक्षा के माध्यम से यह कार्य और सरल किया जा सकता है। अगला है मित्रों, सार्वजनिक हितों संबंधी कार्य। प्रत्येक व्यक्ति का एक पुनीत कर्तव्य है अपने हितों के साथ साथ सार्वजनिक हितों को ज़्यादा प्रस्तुत है। अगर सार्वजनिक हितों में व्यक्तिगत हित की तिलांजलि देना पड़े तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला मित्रों है राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है व्यक्तिगत आय के बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय आय के वृद्धि में अपना सहयोग करें। अगला है अनुशासन। मित्रों, राष्ट्र संबंधी कार्य में अनुशासन मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि अनुशासन एक ऐसी कटिबद्धता होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानक, अपने दायित्वों को पूर्ण करने में सहायक होती है। अगला अधिकार तथा कर्तव्यों का ध्यान। मित्रों, कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का उचित पूर्वक निर्वहन करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है और कर्तव्य करते करते अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, जिसमें शिक्षा का पुनीत दायित्व भी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान कराएं। अगर आप कर्तव्य करेंगे तो अधिकार अपने आप को मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। बिना कर्तव्य किए अधिकार संभव नहीं है। अगला है शिक्षा के कार्य में वातावरण संबंधी कार्य, जिसमें पहला समाज से वातावरण समायोजन या वातावरण से अनुकूलन। शिक्षा का यह मुख्य कार्य है कि वातावरण से सामाजिक समायोजन स्थापित करें। कैसे भी कठिन वातावरण रहे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कटिबद्धता के साथ उससे सामाजिक स्थापित करें। या वातावरण को अपने अनुकूल कर ले या वातावरण के स्वयं अनुकूल हो जाए। जैसे मित्रों, गर्मी को हम जाड़ा में नहीं बदल सकते, इसलिए गर्मी आती है उसके अनुकूल हो जाते हैं और जाड़ा आता है तो उसके अनुकूल हो जाते हैं। इसके बाद मित्रों, शिक्षा के कार्य आते हैं। शिक्षा के दो कार्य हैं, एक सामान्य कार्य होता है, दूसरा विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य में पहला कार्य है चरित्र निर्माण,
एवं विकास का उद्देश्य। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक विकास। तीसरा है ज्ञान संबंधित उद्देश्य। चौथा है जीविकोपार्जन संबंधी कार्य। अगला है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अगला आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। अगला संतुलित विकास का उद्देश्य। अगला पूर्णतया जीवन का उद्देश्य। अगला नागरिकता का उद्देश्य। अगला अनुकूलन एवं समायोजन का उद्देश्य। अगला आत्मनिर्भरता का उद्देश्य। अगला आत्मानुभूति का उद्देश्य। अगला है अवकाश के सदुपयोग। पहला है चरित्र निर्माण। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गए चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्र ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को एकाग्र रखती है और कार्य करने में वो हमेशा एकाग्रता के साथ काम करता है और देश की पूर्ति यथा समय संभव पर कर लेता है। इसके बाद शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और उसको कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है तो अपने आप मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा। अगर अस्वस्थ शरीर है तो कोई भी क्रिया, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी गतिविधियों में बालक का ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बालक को स्वस्थ रखना चाहिए। अगला है ज्ञान संबंधित उद्देश्य। प्रत्येक बालक को शारीरिक मानसिक योग्यता के अनुरूप उसे ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा का यह प्रमुख कार्य है प्रत्येक बालक को इस तरह संबल बनाया जाए जो अपनी आजीविका को पूर्ति करने में सहायक रहे। क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं कि हमको ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो व्यक्ति को 2 जून की रोटी भी उपलब्ध कराने में असमर्थ है, यानी वो भी व्यवसायिक शिक्षा के पक्षधर थे। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य दे सके। इसलिए बालक की योग्यता, क्षमता और दक्षता के अनुसार विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करके उसमें आत्म संपन्नता के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। अगला सांस्कृतिक विकास। प्रत्येक बालक, प्रत्येक समाज की अपनी एक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, सांस्कृतिक धर्म होती हैं, सांस्कृतिक कार्य एवं रीति रिवाज होते हैं। प्रत्येक बालक को उससे भली भांति अवगत किया जाना चाहिए और जो भी समय परिस्थितियों सापेक्ष में परिवर्तन होना लाजमी हो उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। अगला है आध्यात्मिक विकास। हिंदू धर्म में मित्रों 2 प्रकार के संसार की व्याख्या की गई है। पहला भौतिक संसार, दूसरा आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार के सहारे ही आध्यात्मिक संसार की प्राप्ति की जा सकती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति प्रयोग कर रहा है या करना चाहता है तो आध्यात्मिक विकास के लिए वो अग्रसित हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास आदि एवं अनंत है। अगला संतुलित विकास का उद्देश्य। मित्रों, बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक आदि उद्देश्य संतुलित विकास होना चाहिए। क्योंकि अगर शारीरिक विकास हो गया और मानसिक बौद्धिक विकास नहीं हुए तो संपूर्ण व्यक्ति का विकास नहीं कहा जाएगा। मित्रों, पूर्णतया जीवन का उद्देश्य। विद्यालय में ऐसी योजना होनी चाहिए, ऐसी तकनीकता होनी चाहिए प्रत्येक बालक को भविष्य में आने वाली समस्याओं से पूरी तरह अवगत किया जाना चाहिए, जिससे जो भी समस्याएं भविष्य में आए वो भली भांति उससे निजात प्राप्त करने में सक्षम रहे। नागरिकता का उद्देश्य। प्रत्येक समाज चाहता है कि हमारे नागरिक आदर्श हों, उच्च मानवीय योग्यता से परिपूर्ण हो। ये सरल कार्य केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगला अनुकूलन एवं समायोजन उद्देश्य। प्रत्येक बालक को परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन और परिस्थितियों के अनुसार समायोजित होने की पूरी योग्यताएं अर्जित की जानी चाहिए, जो काम शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। अगला मित्रों, आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। प्रत्येक बालक को यह अवसर मिलना चाहिए कि अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता का प्रयोग भली भांति करके
अपने आत्मभक्ति के अवसर मिलने चाहिए। आत्म अनुभूति का उद्देश्य, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म अनुभूति का कार्य है, जो प्राचीन अवधारणा के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति की ओर भी अग्रसित करता है। अगला अवकाश के समय का सदुपयोग। मित्रों, जब भी हमको अवकाश मिले तब भी उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। यह व्यवस्था शिक्षा भी देती है। थैंक्स सर।